So students, let's see about the carb anion. So second intermediate is carb anion. Now students, this carb anion again is made up of two words. The first one is carb, that is carbon, and anions means negative charge. So it means in this carbon will have negative charge on it. Carbon will have negative charge on it and carbon have negative charge, तो हम उसको कार्ब एनायन कहेंगे। अब बच्चों कार्ब एनायन बनता कैसे? मान लीजिए कि कार्बन की 4 वैलेंसी है और एक ये जो स्पीसीज है ये इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज है, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो बाहर से कोई स्पीसीज पे अटैक करेगी और सपोज इसने इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो उस केस में क्या होगा बच्चों? उस केस पे यहाँ पे आ जाएगा कार्बन और ये X बाहर निकल जाएगा। अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? इसने कार्बन को दे दिए। तो जब इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिए हैं तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और इस X पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया है इस केस में? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये बन गया हमारे पास में कार्ब एनायन, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, कार्ब एनायन क्या होता है हमें समझ में आ गया है। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें स्टडी करना है वो हमें पढ़ना है अबाउट दी स्टेबिलिटी। तो बच्चों, अगर मैं इंडक्टिव इफेक्ट के रेस्पेक्ट में बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट दी इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर बात करूं तो देखिए मैं फिर से वो स्ट्रक्चर्स बना रही जो हमने पहले बनाए थे 3 डिग्री। तो मान लीजिए इस कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, प्लस इस कार्बन पे हमारे पास में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद में मैं 2, ये हमारे पास 3 डिग्री है ना। उसके बाद मैं 2 डिग्री बना रही हूँ, मतलब इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और जो तीसरी वैलेंसी है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो रही है। और मान लीजिए इस कार्बन पे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज, ठीक है। इन द सेम वे ये हमारे पास 2 डिग्री हो गया। अब मैं 1 डिग्री बना रही हूँ, तो 1 डिग्री का मतलब क्या होगा? इस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ है और बाकी दोनों तरफ क्या आ जाएंगे? हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बना दिया फिर से एक नेगेटिव चार्ज, तो ये बन गया हमारे पास में कार्ब कैटायन। लास्ट में आपके लिए 0 डिग्री बना रही हूँ, तो देख लीजिए कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, जिस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है उससे कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ, तो ये कौन सा डिग्री हो गया हमारे पास में? 0 डिग्री, ठीक है। देखो बच्चों, अब इसके पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हुए हैं। इंडक्टिव इफेक्ट जो प्लस आई इंडक्टिव दिखाते हैं, मतलब ये जो ग्रुप्स है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये जो CH3 है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे। तो जब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ जाएगी और ये क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, ठीक है। जब भी नेगेटिव चार्ज होता है तो वहाँ पे और इलेक्ट्रॉन्स नहीं आने चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है तब चलेगा, तब वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन और दे रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से 3 डिग्री कार्ब एनायन क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल। कार्ब कैटायन में ये स्टेबल था बट इसमें ये क्या है? अनस्टेबल। तो जस्ट वाइज वर्सा चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 2 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, 2 ऐसे ग्रुप्स हैं, सॉरी, जो कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो इसके कंपेयर में ये ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्रुप ऐसा है जो अपने इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के थ्रू इसको देता है, तो ये थोड़ा सा और स्टेबल है। यहाँ पे ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी CH3 ग्रुप नहीं, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो बच्चों, इसमें जब हम डिग्री की बात करते हैं तो 0 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री और सबसे कम जो स्टेबल है वो है 3 डिग्री, ठीक है बच्चों। कार्ब कैटायन के अंदर हमने जस्ट इसका ऑपोजिट पढ़ा था, कार्ब कैटायन में हमने जस्ट ऑपोजिट पढ़ा था, और कार्ब एनायन में 0 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल एंड 3 डिग्री इज सबसे लेस स्टेबल, ठीक है। तो बच्चों, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम रेजोनेंस की बात करें तो बच्चों रेजोनेंस के अंदर सेम ट्रेंड चलेगा जैसे हमने पढ़ा है, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट है। जितना ज़्यादा रेजोनेंस, जितना ज़्यादा डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज, उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पे ही शो करके बता देती हूँ कि अगर मैं रेजोनेंस के हिसाब से अगर आंसर करती हूँ तो बच्चों सिंपल है, जितना ज़्यादा फिनाइल ग्रुप, जितना ज़्यादा बेंजीन अटैच होगा कार्बन से, कार्बन आयन से, उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस होगा और उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है
CH यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे मैं जोड़ देती हूँ एक ही जुड़ी हुई है तो CH2 नेगेटिव, और बाद में मैं लगा देती हूँ एक एलाइलिक, तो CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो बच्चों इस वाले के अंदर 3 बेंजीन रिंग है, तो सबसे स्टेबल है ये, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। फिर इसके पास 2 है तो थोड़ा कम स्टेबल, ओनली 1 तो और स्टेबल और लेस स्टेबल, एंड सबसे लेस स्टेबल क्या होगा, एलाइलिक वाला कार्ब कैटायन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है रेजोनेंस के, जितनी ज़्यादा बेंजीन उतनी ज़्यादा रेजोनेंस, तो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो बच्चों ये ट्रेंड तो सेम है जो हमने कार्ब कैटायन पढ़ा है और कार्ब एनायन है, दोनों का ये वाला स्टेबिलिटी सेम है रेजोनेंस के बेसिस पे, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो दोनों का ऑपोजिट होता है, ठीक है। तो अभी तक हमने कार्ब कैटायन पढ़ लिया है और कार्ब एनायन पढ़ लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट इंटरमीडिएट विच इज फ्री रेडिकल। Now let's see free radical. The third intermediate is free radical. Now students, free radical का मतलब क्या होता है? Free radical का मतलब होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल का मतलब क्या है? अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना, पेयर नहीं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर किसी भी स्पीसीज, सपोज ये कोई एक्स स्पीसीज है और इसके पास में सिर्फ, इसके पास अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर का मतलब अगर सिंगल ऐसे इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे? फ्री रेडिकल, ठीक है। अनपेयर, पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बच्चों इस तरीके से होना, इसको बोलते हैं हम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। पर जब भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हमको दिख जाता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, इसको हम बोलेंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन होना। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनता कैसे। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं ले लेती हूँ यहाँ पे X2 एग्जाम्पल, X2 मतलब कोई भी हैलोजन, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं Cl2, ठीक है। Cl2 जब लाइट की प्रेजेंस में आता है तो ये क्या करता है? 2Cl फ्री रेडिकल बनाता है। नाउ कैसे? लेट्स सी। अगर हम मैकेनिज्म की इन जनरल बात करें, मैकेनिज्म की इन जनरल बात करें तो देखो इसमें होगा क्या। फर्स्ट स्टेप की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो Cl है ये किससे जुड़ा हुआ है? Cl के साथ में, ठीक है। जब भी इसके ऊपर हम लाइट इम्पार्ट करते हैं तो ये देखिए ये एक Cl का इलेक्ट्रॉन है और ये एक Cl का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चों? होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। होमोलाइटिक मतलब ये इलेक्ट्रॉन वापस इस Cl के पास चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इस वाले Cl के पास में, तो हमें क्या मिलेगा? Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, टोटल मिला के हम क्या बोल सकते हैं? 2Cl फ्री रेडिकल है। अब बच्चों ये जो क्लीवेज हो रहा है, ये जो बॉन्ड टूट रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको? होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब क्या होता है बच्चों? क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक होना, क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक होना, और होमोलाइटिक मतलब सेम तरीके से, देखो यहाँ बराबर इक्वल में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलती कि यहाँ पे जो Cl है और एक ये Cl है, ठीक, इस Cl ने पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया, अगर मैं ऐसा बोलती तो ये Cl पे क्या जाता है? नेगेटिव चार्ज, और इस Cl पे क्या जाता है? पॉजिटिव। तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रो मतलब एक ने पूरा ले लिया और एक ने पूरा दे दिया, ठीक है। हेट्रो मतलब दोनों के पास अलग अलग अमाउंट के इलेक्ट्रॉन्स गए, इसके पास 2 गए, उससे 2, सॉरी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गया और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, तो ये हेट्रो है। लेकिन अगर दोनों के पास बराबर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं, ठीक है, हम बॉन्ड एकदम इक्वल तोड़े, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इस टाइप की क्लीवेज को हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज। नाउ स्टूडेंट्स जस्ट कीप इन माइंड, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को पूरी तरीके से डोनेट करें तो हम डबल साइडेड एरो बनाते हैं, लेकिन जब हम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को सॉरी देते हैं, तो उसको हम क्या लेते हैं? हम इस टाइप का एरो शो करते हैं, और इस एरो को हम बोलते हैं फिश हुक एरो। फिश हुक एरो। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए फिश हुक एरो और डबल साइड, जब पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो हम डबल साइडेड एरो करते हैं, और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है तो हम फिश हुक एरो को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फिश हुक एरो कब यूज़ किया जाता है? जब हम सिंगल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इजी। तो इन शॉर्ट हम बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज होने से क्या मिलता है हमें? फ्री रेडिकल मिलते हैं।
ठीक है। तो बच्चों हमें फ्री रेडिकल क्या होता है, कैसे मिलते हैं, कौन सा क्लीवेज होता है, उस क्लीवेज में जो हम एरो यूज करते हैं हम उसको क्या कहते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब कुछ देख चुके हैं। सो नाउ लेट्स सी दी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल. So the first way we can see the stability is again on the basis of hyperconjugation. तो जो फर्स्ट हम स्टेबिलिटी देख रहे हैं बच्चों वो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे देख रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सेम चलेगा जैसे कि कार्ब कैटायन चलता था, मतलब इसमें भी कौन सा ऑर्डर मिलेगा हमें, 3 डिग्री कार्ब कैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री और कम, और 0 डिग्री कार्ब यहाँ पे जो होगा फ्री रेडिकल वो सबसे कम होगा। जिस तरीके से हमने कार्ब कैटायन में पढ़ा था उसी तरीके से। अब देखो बच्चों, जैसे कि सपोज इस कार्बन से 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, 3 डिग्री हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे फ्री रेडिकल, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करती हूँ, अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करती हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन से देख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके पास टोटल कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसका मतलब ये किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, एक तरह से पॉजिटिव की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। कौन दे रहा है इसको, पास में जितने भी CH3 ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का काम करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देंगे, डिस्प्लेसमेंट के थ्रू देंगे, तो ये कार्बन क्या हो जाएगा, स्टेबल। समझ में आया। तो इसका ट्रेंड बिल्कुल सेम चलता है जैसे हमने कार्ब कैटायन में पढ़ा था। इसी तरीके से अगर यहाँ पे 2 CH3 जुड़े हुए हैं तो ये क्या हो गया, 2 डिग्री, और यहाँ पे एक वैलेंसी में हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देती हूँ। वापस अगर सिर्फ एक CH3 जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री और 2 वैलेंसी में हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर देती हूँ, और अगर एक भी कार्बन नहीं है तो 0 डिग्री और हम तीनों की तीनों वैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाई करते हैं। तो बच्चों इसमें ऑर्डर रहेगा 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 0 डिग्री। स्टेबिलिटी का ये ऑर्डर है, तो ये बिल्कुल कार्ब कैटायन की तरह वर्क करता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं रेजोनेंस के बेसिस पे कैटेगराइज करूँ इसको, अगर मैं स्टेबिलिटी रेजोनेंस के बेसिस पे बताऊं, तो यहाँ पे वापिस से बच्चों सेम ट्रेंड है। क्यों, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। मतलब अगर मैं यहाँ पे फिनाइल के साथ में कार्बन का एक फ्री रेडिकल बता देती हूँ और मैं 3 फिनाइल ग्रुप रखे हैं, यहाँ पे सपोज 2 फिनाइल ग्रुप है CH, यहाँ पे सिर्फ एक फिनाइल ग्रुप है CH2 फ्री रेडिकल, और मान लीजिए मैंने ले लिया है यहाँ पे अपने पास में CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस तरीके से तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी, जितना कम रेजोनेंस उतनी ही कम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ट्रेंड क्या रहेगा बच्चों, जितनी ज़्यादा फिनाइल रिंग्स, जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो बच्चों ये तो सबके अंदर हमने सेम देखा है, बस हाइपर कॉन्जुगेशन या इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से जो कार्ब कैटायन है और फ्री रेडिकल है उनका ट्रेंड सेम चलता है 3 2 1 0, लेकिन जो कार्ब एनायन है वो जस्ट इनका ऑपोजिट हो जाता है। आई होप बच्चों आपको कार्ब कैटायन, कार्ब एनायन एंड फ्री रेडिकल अभी तक समझ में आ गए हैं। तो बच्चों 2 और इंटरमीडिएट से हम उनके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं। सो लेट्स सी अबाउट द कार्बीन।